Hello students. In the previous lecture we discussed provisions relating to the suits by or against government, and we discussed up till section 82 of the Code of Civil Procedure. In this lecture we will proceed with section 83 onwards. So let's start with the provisions. Section 83 to section 87A of the CPC provides the provisions relating to suits by aliens or by or against foreign rulers, ambassadors and convoys. Not all these sections from these provisions are important for the purpose of your examination. You just have to know about the section number, and you don't really have to mug up all the provisions from these sections. Fine. So amongst all these section 83 is the most important one. So section 83 के अलावा जो है बाकी सारे sections में आपको थोड़ा ऊपर से फौरी तौर पर पढ़ लेना है, लेकिन आपको बिल्कुल डिटेल में जाने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको याद रखने की कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. So section 83 provides the provision when aliens may sue. Aliens का मतलब क्या है? Non citizens. So the persons who are non citizens, under what circumstances they may institute a suit in Indian courts. So it says alien enemies residing in India. Aliens भी दो तरह के होते हैं, एक है alien enemies और एक है alien friends. Alien enemies and alien friends. Alien enemies basically वो लोग हैं जिनके साथ हमारी कंट्री जो है एट वॉर है. फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है तो पाकिस्तान के सारे सिटीजन्स जो हैं हमारे लिए एलियन एनिमीज़ होंगे, और एलियन फ्रेंड्स कौन है? जिनके साथ हम एट वॉर नहीं हैं. फाइन. सो बाकी सारे नॉन सिटीजन्स जो किसी और कंट्री के सिटीजन्स हैं उस कंट्री के साथ हमारी किसी तरह की कोई दुश्मनी, वी आर नॉट एट वॉर विद दैट कंट्री, दे विल बी ट्रीटेड एज एलियन फ्रेंड्स. सो नॉन सिटीजन्स किन सर्कमस्टांसिस में सू कर सकते हैं? इट सेज एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया. सो ये किन एलियन एनिमीज की बात कर रहा है? जो इंडिया में रह रहे हैं. सो दे आर रिजाइडिंग इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और वो कैसे रह रहे हैं? दे आर रिजाइडिंग इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से वो इंडिया में रह रहे हैं. एंड दीज आर एलियन एनिमीज. एंड alien friends may sue in any court otherwise competent to try the suit. So alien enemies who are residing in India with the permission of the central government and alien friends, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है. So alien friends who are residing in India and alien enemies who are residing in India with the permission of the central government. Both these aliens, enemies as well as friends may sue in any court otherwise competent to try the suit as if they were citizens of India. So जो सारी powers इंडियन सिटीजन्स के पास हैं सूट इंस्टीट्यूट करने की, वो एलियन एनिमीज के पास भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ रहते हैं, और एलियन फ्रेंड्स के पास भी हैं एज इफ दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. बट एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया विदाउट सच परमिशन. लेकिन अगर कोई एलियन एनिमी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के इंडिया में रह रहा है और रिजाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री या फिर किसी फॉरेन कंट्री में रहता है, इन दैट केस सच एलियन एनिमी शैल नॉट सू इन एनी सच कोर्ट. सो यहाँ पे एक जो मेजर ध्यान रखने की बात ये है कि एलियन एनिमीज और एलियन फ्रेंड्स दोनों ही अगर इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं, दे आर रिजाइडिंग इन इंडिया, दे कैन इंस्टीट्यूट दी सूट. लेकिन एलियन एनिमीज के ऊपर एक बाउंडेशन यहाँ पे कि एलियन एनिमीज मस्ट बी रिजाइडिंग इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. फाइन. सो फॉर एग्जाम्पल कोई पाकिस्तानी सिटीजन है एंड इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट वॉर, तो पाकिस्तान के सारे सिटीजन्स हमारे लिए क्या बन जाएंगे? एलियन एनिमीज. अब मान लीजिए पाकिस्तान का कोई पर्सन है ए, वो इंडिया में रहता है बट विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस में वो एलियन एनिमी भी इंडियन कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है.
फाइन। लेकिन अगर वो एलियन एनिमी बिना किसी परमिशन के इंडिया में रहता है तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता है। फाइन। एंड एलियन फ्रेंड्स के ऊपर तो किसी तरह की कोई बाउंडेशन है ही नहीं, ठीक है। सो एलियन फ्रेंड्स जिसके साथ, जिस कंट्री के साथ हम एट वॉर नहीं हैं, अगर उसके सिटीजन्स इंडिया में रहते हैं, दे कैन इंस्टीट्यूट द सूट एज इफ दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। Now explanation says every person residing in a foreign country, the government of which is at war with India. So explanation basically provides the provision of who are the alien enemies. It says every person residing in a foreign country, the government of which is at war with India and carrying on business in that country without a license in that behalf granted by the central government shall for the purpose of this section be deemed to be alien enemy residing in a foreign country. Fine. So such a person will be deemed to be an alien enemy. लेकिन अगर एलियन एनिमी इंडिया में रहता है विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोई किसी तरह की कोई बाउंडेशन एज सच नहीं है। नाउ सेक्शन 84 प्रोवाइड्स द प्रोविजन व्हेन फॉरेन स्टेट्स में सू, अ फॉरेन स्टेट में सू इन एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है। सो फॉरेन स्टेट के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दे में सू इन एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट। लेकिन यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, प्रोवाइडेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सूट इज टू इन्फोर्स अ प्राइवेट राइट वेस्टेड इन द रूलर ऑफ सच स्टेट और इन एनी ऑफिसर ऑफ सच स्टेट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। सो ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर सू करना है तो किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन एज सच उस फॉरेन स्टेट के ऊपर नहीं है। Now section 85 provides the provision of persons specially appointed by government to prosecute or defend on behalf of foreign rulers. So सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस फॉरेन रूलर या फॉरेन स्टेट की रिक्वेस्ट पे किसी भी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकती है टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड द सूट ऑन बिहाफ ऑफ सच रूलर, ठीक है। सो this is again a power given to the central government to appoint such a person to who can prosecute the suit on behalf of the foreign state or ruler or who can defend the suit against the foreign ruler or foreign state. कुछ ज़्यादा इसमें आपको ध्यान से एक एक चीज़ को ध्यान रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ही कम चांसेस हैं। सिर्फ थोड़ा सा सेक्शन नंबर याद रख लो, उसको भी अगर आप एकदम मगअप ना भी करोगे तो भी चलेगा। देन सूट्स अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड कॉन्वॉयज। अगर किसी फॉरेन रूलर एम्बेसडर या कॉन्वॉय के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, मान लीजिए कि कोई ब्रिटेन का ऑफिसर है हु इज़ एन एम्बेसडर टू इंडिया, ठीक है। सो वो मान लीजिए कि ब्रिटिश एम्बेसी में रहता है और अगर उसने कोई रॉन्ग कमिट कर दिया या फिर अगर उसके खिलाफ सूट फाइल करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इट सेज नो फॉरेन स्टेट में बी सूड इन एनी कोर्ट अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट अगर कभी भी सूट फाइल करना पड़ेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट यहाँ पे मैंडेटरी है, सर्टिफाइड इन राइटिंग बाय द सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट। और कौन सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पे कौन कंसेंट देता है, बेसिकली सेक्रेटरी, जो राइटिंग में जो है वो कंसेंट देगा। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है विच सेज प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन मे एज अ टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी sue without such consent as aforesaid a foreign state from which he holds or claims to hold the property. अगर कोई tenant है who is holding the property or who claims to hold the property from the foreign state, ठीक है। सो उस केस में that tenant can sue such foreign state without the consent of central government. सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये आप ध्यान रख लीजिए क्योंकि एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेशनल मैटर हो जाता है। इंटरनेशनल लॉ भी यहाँ पे आपको एक तरह से फॉलो करना पड़ता है क्योंकि एम्बेसडर्स और बाकी जो फॉरेन रूलर्स हैं उनकी एक इम्यूनिटी होती है। सो उनके अगेंस्ट अगर आपको कोर्ट में प्रोसीड करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन यहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई टेनेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का और वो प्रॉपर्टी किसकी है, फॉरेन स्टेट की, या फिर द प्रॉपर्टी is held by the foreign state and that property has been lent out to a particular person, then that person can sue the foreign state without the permission of the
central government also. Now clause 2 basically talks about the circumstances under which the central government will give permission. एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना, इसमें बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं. अब क्लोज 3 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट फॉरेन स्टेट. सो फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट मान लीजिए कोई डिक्री आ गई है, तो वो डिक्री एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो फॉरेन स्टेट के खिलाफ ना तो सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, ना ही डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. दोनों ही प्रोसीडिंग्स में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है. अब ये फॉरेन स्टेट का मतलब क्या है, ये सेक्शन किस किस के ऊपर और अप्लाई करेगा, रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट. ठीक है, सो यहाँ पे बेशक से फॉरेन स्टेट स्पेसिफाइड है, लेकिन इस फॉरेन स्टेट का मतलब जो है हम रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट भी अगर करना होगा तो भी सेम प्रोविजन फॉलो किया जाएगा. एम्बेसडर या एनवॉय है, हाई कमिश्नर या कॉमनवेल्थ ऑफ अ कॉमनवेल्थ कंट्री है, या एनी मेंबर ऑफ द स्टाफ और कॉन्वॉय ऑफ अ फॉरेन स्टेट. ठीक है, सो ये सारे लोग भी जो है इनके खिलाफ भी अगर केस दर्ज करना है या फिर एग्जीक्यूशन कराना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट मैंडेटरी होगी. Now clause 5 basically provides the prohibition with regard to arrest of these foreign ambassadors or convoys. ठीक है, सो इनको जो है अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है. shall not be arrested under this code. कौन किस किस को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, रूलर ऑफ अ फॉरेन स्टेट, एम्बेसडर और एनवॉय ऑफ अ फॉरेन स्टेट, हाई कमिश्नर ऑफ अ कॉमनवेल्थ कंट्री. ठीक है, सो ये सारे लोगों के खिलाफ अगर केस दर्ज करना है, एग्जीक्यूशन कराना है तो परमिशन चाहिए है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इनको अरेस्ट तो किया ही नहीं जा सकता है. ठीक है, अरेस्ट पे तो कंप्लीट बार है. सो 135 और सेक्शन 135A के जो एग्जाम्पशन हैं उनमें हम इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, सो अरेस्ट किन किन का नहीं हो सकता है, सेक्शन 135 में भी दिया गया है, 135A में भी दिया गया है CPC के. उसके अलावा यहाँ पे भी एक प्रोविजन है कि इन लोगों को भी हम अरेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये एक मेजर ध्यान रखने की बात है यहाँ पे. अब अगर किसी फॉरेन स्टेट के खिलाफ या उसके रूलर के खिलाफ केस दर्ज करना है तो किस नाम से दर्ज होगा वो केस, इन द नेम ऑफ हिज स्टेट. अब सेक्शन 87A जो है वो सिर्फ फॉरेन स्टेट या रूलर की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. फॉरेन स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट आउटसाइड इंडिया विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और रूलर जो है उस स्टेट का रूलर. Now section 87B provides the provision of suits against rulers of former Indian states. देखो वैसे तो इस प्रोविजन को अब इसकी इतनी रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि अब इंडियन जो राजे रजवाड़े थे उनके स्टेट्स को एक तरह से ख़त्म ही कर दिया गया है. रूलर्स का अब कोई रूल एज सच है नहीं, तो फॉर्मर इंडियन स्टेट्स के अगेंस्ट भी अगर सूट को फाइल करना है तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट या फॉरेन स्टेट के द्वारा सूट फाइल करने पे किया जाता. फाइन, सो इसमें आपको थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना है कि एक तो ये फॉरेन स्टेट के जितने भी एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रूलर है या फिर एम्बेसडर है, एनवॉय है, हाई कमिश्नर ऑफ अ कॉमनवेल्थ कंट्री है, या फिर एनी मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ फॉरेन स्टेट और द स्टाफ ऑफ रेटिन्यू ऑफ द रूलर. ठीक है, सो इनके स्टाफ के मेंबर्स को भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो. ये एक मेन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है. दूसरा, अगर फॉरेन स्टेट या उसके रूलर के खिलाफ अगर केस करना है तो या फिर उसको केस करना है तो कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मैंडेटरी होगी. Fine. Now coming to the more important provision, which is the provision of interpleader suit. This section is extremely important for the purpose of your examination. ठीक है, सो मेंस में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, और प्रीलिम्स के हिसाब से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही. फाइन, सो सेक्शन 88 प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ इंटरप्लीडर सूट. और इंटरप्लीडर सूट का ऑर्डर कौन सा है, किस ऑर्डर में है इंटरप्लीडर सूट, ऑर्डर 35. इसको याद करने का क्या तरीका है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 8, और इसमें एक और 8 ऐड कर दिया तो क्या बन गया 88. सो 88 सेक्शन में इंटरप्लीडर सूट है और किस ऑर्डर में है 35. 3 + 5 = 8.
8888। इंटरप्लीडर सूट जो बेसिकली सूट है, वो जो इंसान सूट फाइल कर रहा है उसका उस सूट से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई मतलब किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। उसको पता है कि उसको किसी को पेमेंट करनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको किसको करनी है पेमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे मेन जो झगड़ा है वो डिफेंडेंट्स के बीच में है कि किसका उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अधिकार होगा। फाइन, सो यहाँ पे प्लेंटिफ सूट फाइल जरूर करता है, लेकिन वो जो है अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करता है और कोर्ट से बोलता है कि जी मैं तो मानता हूं कि मुझे पेमेंट करनी, लेकिन किसको पेमेंट करनी है अब आप ये डिसाइड करो। सो बेसिकली यहाँ पे इंटरप्लीडर सूट में कौन इंटरप्लीड करता है? डिफेंडेंट्स। Section 88 says where interpleader suit may be instituted, where two or more persons claim adversely to one another, दो या दो से ज्यादा लोग जब एक दूसरे के एडवर्स क्लेम करते हैं, the same debts, sum of money or other property, मूवेबल और इमूवेबल। सो किसी भी तरह का क्लेम हो सकता है अगर दो या दो से ज्यादा लोग एडवर्सली क्लेम करते हैं सेम डेट्स, सेम सम ऑफ मनी और सेम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। किससे क्लेम कर रहे हैं? फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी तीसरे इंसान से वो क्लेम कर रहे हैं। हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट, और ये जो अदर पर्सन है ही डज नॉट क्लेम एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर इन अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट्स एज एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट। सो जो अनदर पर्सन है जिसके खिलाफ केस किया गया है, जो जिसकी लायबिलिटी बेसिकली बनती है, he does not claim any interest in the suit. He is claiming only one interest, which is payment of charges, and he is willing and ready to pay the charges or deliver it to the rightful claimant. ठीक है, वो कह रहा है कि भाई rightful claimant ले जाओ तुम, लेकिन कौन है rightful claimant ये मुझे नहीं पता है। Such other person, so this third person who is ready and willing to give out the outstanding charges, he may institute a suit of interpleader against all claimants. So ये जो थर्ड पर्सन है ये इंस्टीट्यूट कर सकता है इंटरप्लीडर सूट किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स और द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन एज टू द पर्सन टू whom the payment or delivery shall be made and of obtaining indemnity for himself. ठीक है, सो ये जो इंसान है, मान लीजिए ए इज अ पर्सन हु रिकॉग्नाइजेज दैट ही हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू समबडी, लेकिन उस मनी को क्लेम करने वाले मान लीजिए दो या दो से ज्यादा लोग हैं। अगर एक है तो कोई इशू ही नहीं है, वो उसको पेमेंट कर देता, लेकिन अगर उस अमाउंट को क्लेम करने वाले क्लेमेंट्स जो हैं दो या दो से ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल 3 क्लेमेंट्स हैं या 2 क्लेमेंट्स हैं ए बी सी, अब ये ए क्या करेगा? ए विल इंस्टीट्यूट एन इंटरप्लीडर सूट इन द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू द राइटफुल क्लेमेंट। तो यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनमें से किसका अधिकार बनता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। Now the proviso says provided that where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, अगर कोई ऐसा सूट ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में जिसमें इन सारी पार्टीज के राइट्स को डिसाइड किया जा सकता है, इन दैट केस नो सच सूट ऑफ इंटरप्लीडर शैल बी इंस्टीट्यूटेड। सो एक तरह से इंटरप्लीडर सूट को फाइल करने के लिए ये एक बार है कि अगर ऑलरेडी कोई सूट पेंडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ में जिसमें ही आप जो है सारी पार्टीज के राइट्स को डिसाइड कर सकते हो, तो उसके लिए अलग से इंटरप्लीडर सूट फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। सो इंटरप्लीडर सूट में आपको एक तो सेक्शन ध्यान रखना है, दूसरा आपको इसका प्रोविजन भी ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली किस तरह की किस सेंस में ये सूट इंस्टीट्यूट करने की बात कर रहा है। इट सेज व्हेन 2 और मोर पर्संस क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं क्लेम एडवर्सली ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। व्हेन 2 और मोर पर्संस क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर सेम डेट्स, सेम ही डेट है, सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। सो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या डेट के रिस्पेक्ट में ये सूट हो सकता है।
नाउ दीज टू पर्सन्स आर क्लेमिंग एडवर्सली फ्रॉम whom? फ्रॉम another person, and this another person claims no interest other than payment of charges or cost. तो ये जो थर्ड पर्सन है वो he is ready and willing to pay the charges or costs that may be required from him, but he does not know to whom the said amount is to be paid. In that case such other person can institute a suit of interpleader. ठीक है, तो यहाँ पे बेशक से इसी से क्लेम किया जा रहा है ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लेकिन यही सूट इंस्टीट्यूट करेगा कि हालांकि ये प्लेंटिफ है इस सूट में, इंटरप्लीडर सूट में, हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट, लेकिन इस प्लेंटिफ की जो है डिफेंडेंट्स के साथ ऐसा कोई लड़ाई नहीं है, मेन जो लड़ाई है वो डिफेंडेंट्स की ही है। ठीक है, सो मेन डिस्प्यूट जो है वो डिफेंडेंट्स का है कि किसको वो पेमेंट की जाएगी। और अगर ऑलरेडी कोई ऐसा सूट पेंडिंग है, मान लीजिए कि ए और बी के जो है बीच में एक ऑलरेडी एक सूट जो है चल रहा था कोर्ट में, अब उस सूट में जो है B was claiming some amount of money from A, और उस दौरान ही B की डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके 3 बेटे हैं, अब ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। अब एग्जैक्टली प्रॉपर्टी किसके हाथ में जाएगी, किसके हाथ में नहीं जाएगी, वो कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब A जो है यहाँ पे पहले तो उसको सिर्फ B को पेमेंट करनी थी, लेकिन अब जो है B की डेथ के बाद A, B और C 3 क्लेमेंट्स उस प्रॉपर्टी के आ गए। सो इसको एग्जैक्टली अब किसको पेमेंट करनी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कोर्ट। ठीक है, अगर डिक्री आ जाती है, मान लीजिए डिक्री आ गई, अब A का कोई इंटरेस्ट नहीं है, A से कहा गया कि भाई आपको 10,000 रुपये पे करने हैं B को, लेकिन B की उसके बाद डेथ हो जाती है, तो अब बात आ गई A, B या C में से किसको पेमेंट करनी है। A को पता है कि पेमेंट तो करनी है, लेकिन किसको करनी है, तो उस केस में A जो है इंटरप्लीडर सूट फाइल कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि डिक्री अभी नहीं आई है, सूट चल ही रहा है, ठीक है, और B की बीच में ही डेथ हो जाती है, और A, B और C जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रिप्लेस कर देते हैं B को। अब मान लीजिए कि A इंस्टीट्यूट करता है इंटरप्लीडर सूट के मुझे किसको पेमेंट करनी है, तो प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो कहता है कि आपको दोबारा कोई सूट इंस्टीट्यूट करने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी सूट पेंडिंग है आपका उसी में ही ये इशू भी डिसाइड किया जा सकता है कि आपको पेमेंट इनमें तीनों में से किसको करनी है। ठीक है, सो अगर ऑलरेडी सूट पेंडिंग है जिसमें ये इशू डिसाइड किया जा सकता है कि किसको पेमेंट करनी है, तो अलग से इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये तो था इंटरप्लीडर सूट का प्रोविजन। अब ऑर्डर भी जो है इंटरप्लीडर सूट का एक बार देख लेते हैं। ऑर्डर 35 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ इंटरप्लीडर सूट। ठीक है, इंटरप्लीडर सूट का जो ऑर्डर है उसमें वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, टोटल सिर्फ 6 रूल्स ही हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल है भी नहीं है सच। हालांकि क्वेश्चन मेनली सेक्शन से ही आता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो सेक्शन में अगर नहीं दिया हुआ है तो वो ऑर्डर से भी पूछा जा सकता है। फाइन, सो लेट्स हैव अ लुक एट इंटरप्लीडर सूट। Rule 1 says plaint in interpleader suit. It says in every suit of interpleader, the plaint shall, in addition to other statements necessary for plaint's state. So interpleader suit में plaint में क्या state करना है, that the plaintiff claims no interest in the subject matter in dispute other than charges or cost. So interpleader suit में पहली बात तो ये है कि plaintiff को ये specify करना पड़ेगा कि he claims no interest other than charges or costs. He also have to specify the claims made by defendants severally and that there is no collusion between the plaintiff and any of the defendants. So ये सारी बातें जो है plaint में mention करनी होंगी। Now rule 2 provides the provision of payment of thing claimed into court. अब plaintiff जो है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, पेमेंट ऑफ चार्जेस और कोस्ट, अगर वो कोर्ट में वो पेमेंट कर देता है तो अब उसका जो है कोई रोल नहीं रहेगा। अब सारा जो है कोर्ट को डिसाइड करना है कि डिफेंडेंट्स में से किसको वो अमाउंट देना है। सो रूल 2 यही बात करता है
कि वेयर द थिंग क्लेम्ड इज कैपेबल ऑफ बीइंग पेड इनटू कोर्ट, अगर कोई मान लीजिए मनी अमाउंट ही है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो दैट कैन बी पेड इनटू द कोर्ट ऑल और प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, और अगर वो प्रॉपर्टी भी है और वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है दैट कैन बी प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, इन दैट केस द प्लेंटिफ may be required to so pay or place it before he can be entitled to any order in the suit। तो कोर्ट जो है उसको बोल देगा कि भाई तुम ये पेमेंट कर दो कोर्ट में, कोर्ट के पास ये अमाउंट रहेगा और अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये अमाउंट किसको पे करना है, ठीक है, तुम अपना जाओ ऐश करो। रूल 3 प्रोवाइड्स प्रोसीजर वे डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ। जो रूल 3 है ऑर्डर 35 का, वो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सेक्शन 88 का जो प्रोवाइजो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लेकिन वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, हालांकि दोनों ही ऑपोजिट बातें बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट है वो अलग है। नाउ रूल 3 सेज प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ। सो और सेक्शन 88 प्रोवाइजो में क्या कहा था कि अगर कोई ऑलरेडी कोई सूट पेंडिंग है अगेंस्ट दी पार्टीज, जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड, तो उस केस में इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं किया जाएगा। अब रूल 3 क्या कह रहा है, वेयर एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स इन एन इंटरप्लीडर सूट इज एक्चुअली सुइंग द प्लेंटिफ, ठीक है, ऑलरेडी कोई सूट फाइल किया जा चुका है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, द कोर्ट इन विच द सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इज पेंडिंग shall, on being informed by the court in which the interpleader suit has been instituted, stay the proceedings as against him। So अगर कोई सूट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट किया जा चुका था बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ, हालांकि उस सूट में भी हम डिसाइड कर सकते थे, और साथ ही साथ एक इंटरप्लीडर सूट भी चल रहा है, तो इस केस में अब क्या होगा, तो जिस कोर्ट में इंटरप्लीडर सूट फाइल किया गया है वो कोर्ट दूसरी कोर्ट को इन्फॉर्म करेगी जिसमें सूट पेंडिंग है, टू स्टे द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्लेंटिफ एंड हिज कॉस्ट्स इन द सूट सो स्टेड मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन सच सूट, बट इफ एंड इन सो फार एज दे आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दैट सूट दे मे बी एडेड टू हिज कॉस्ट इनकर्ड इन द इंटरप्लीडर सूट। सो देखो, आइडियल सिचुएशन या आइडियल रूल, जनरल रूल क्या कहता है कि अगर कोई सूट पेंडिंग है जिस सूट में ये डिसाइड किया जा सकता है कि किसको पेमेंट की जाएगी, ठीक है, जो चीज़ बेसिकली इंटरप्लीडर सूट करता, वो अगर उस पहले ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड सूट में भी वो इशू डिसाइड किया जा सकता है, तो इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं किया जाएगा। ये है सेक्शन 88 प्रोवाइजो की बात। अब बात आती है कि मान लीजिए ऑलरेडी सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है, ये तो बार था इंटरप्लीडर सूट फाइल करने पे, लेकिन अगर इंटरप्लीडर सूट ऑलरेडी फाइल हो चुका है और साथ ही साथ दूसरा सूट भी चल रहा है जिसमें जो डिफेंडेंट है उसने प्लेंटिफ को सू किया है, तो उस केस में अब जिस कोर्ट में इंटरप्लीडर सूट पेंडिंग है ना, वो प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, और जिस कोर्ट में इंटरप्लीडर सूट पेंडिंग है ये वाली कोर्ट दूसरी कोर्ट को इन्फॉर्म करेगी कि आप जो है प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दीजिए। फाइन। सो यहाँ पे जो सूट पेंडिंग है उसकी प्रोसीडिंग्स स्टे हो जाएंगी और इंटरप्लीडर सूट की प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, ठीक है। तो एक तरह से सेक्शन 88 प्रोवाइजो कहीं ना कहीं सूट को जो है ऊपर रख रहा था इंटरप्लीडर सूट से, इट वाज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द सूट that is pre-existing between the parties, लेकिन ऑर्डर 35 रूल 3 जो है वो इसका एक तरह से उल्टा है, यहाँ पे इंटरप्लीडर सूट को जो है प्राइमेसी दी जाएगी। इंटरप्लीडर सूट जिस कोर्ट में पेंडिंग है उसकी प्रोसीडिंग चलती रहेंगी और सूट जहाँ पे इंस्टीट्यूट है उसकी प्रोसीडिंग्स स्टे कर दी जाएंगी। अब रूल 4 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग पे क्या क्या कर सकता है कोर्ट में डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज। वैसे भी इसकी कोई एज सच लाइबिलिटी थी भी नहीं, ये जो लाइबिलिटी बन रही है उसको ऑलरेडी पे करने के लिए रेडी है ही, तो कोर्ट पहली हियरिंग पे ही उस प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर देगा फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज। फर्दर द कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट दैट जस्टिस एंड और कन्वीनियंस सो रिक्वायर रिटेन ऑल पार्टीज अंटिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट।
सो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहे तो पहली हियरिंग पे ही प्लेंटिफ मतलब जिसने इंटरप्लीडर सूट फाइल किया है एंड हु इज विलिंग टू मेक द पेमेंट, उसको डिस्चार्ज कर सकती है पहली हियरिंग पे फ्रॉम ऑल हिज लाइबिलिटीज, ठीक है, उसको उससे पेमेंट करा के उसको डिस्चार्ज कर सकती है फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज। या फिर कोर्ट अगर चाहे कि हो सकता है कि सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में उस बंदे की जरूरत भी पड़े तो सारी पार्टीज को रिटेन भी कर सकती है अंटिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। दोनों ही काम कोर्ट यहाँ पे कर सकती है। और किन केसेस में जो है अगर कोई एक पार्टी एडमिट कर देती है तो वहीं पे ही जो है केस रफा दफा हो जाएगा, वहीं पे ही डिसाइड हो जाएगा मैटर। लेकिन अगर एडमिशन के बेसिस पे कोर्ट डिसीजन पे नहीं आ पा रही है तो क्या करेगी कोर्ट? द कोर्ट में डायरेक्ट दैट एन इशू और इशू बिटवीन द पार्टीज बी फ्रेम्ड, ठीक है, इशू फ्रेम किए जाएं, that any claimant be made plaintiff in lieu of or in addition to the original plaintiff। और यहाँ पे कोर्ट जो है डिफेंडेंट को, किसी भी एक डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के प्लेस पे भी ला सकती है। एंड शैल प्रोसीड टू ट्राई द सूट इन ऑर्डिनरी मैनर, ठीक है। सो हालांकि शुरुआत में जब ये सूट फाइल हुआ था इंटरप्लीडर सूट, वहाँ पे प्लेंटिफ कोई और था और बाकी सब डिफेंडेंट्स थे। लेकिन लेटर स्टेज पे जो है कोर्ट यहाँ पे चाहे तो प्लेंटिफ को जो है डिस्चार्ज कर सकती है फ्रॉम ऑल हिज लाइबिलिटीज और उसको जो है जाने को बोल सकती है और उसकी जगह किसी और डिफेंडेंट को प्लेस कर सकती है एज अ प्लेंटिफ, क्योंकि अब कोर्ट को पता चल गया कि भाई मेन जो मुद्दा है वो इन डिफेंडेंट्स के बीच में ही है, तो दो पार्टीज यही हैं और उसके बाद ऑर्डिनरी मैनर में वो सूट चलेगा। नाउ रूल 5 बेसिकली प्रोहिबिट्स द institution of suits by agents or tenants with regard to interpleader suit. So it says nothing in this order shall be deemed to enable agents to sue their principals or tenants to sue their landlords for the purpose of compelling them to interplead with any person other than the person making claim through such principals or landlords। So यहाँ पे agent या जो tenant है वो अपने principal या landlord को कंपेल नहीं कर सकते हैं टू इंटरप्लीड विद अ थर्ड पर्सन। फाइन, सो ये एक क्योंकि एक्सेप्शन है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एजेंट और टेनेंट्स के केस में दे कैन नॉट कंपेल दी लैंडलॉर्ड और दी प्रिंसिपल टू इंटरप्लीड विद एनी पर्सन अदर देन पर्सन्स मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड्स। अब ये जो इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन सीधी सीधी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ए डिपॉजिट्स अ बैंक बॉक्स ऑफ जेवल्स विद बी एज हिज एजेंट। तो बी जो है वो ए का एजेंट है और ए जो है he deposits a box of jewels with him. Now C alleges that the jewels were wrongfully detained from him by A। ठीक है, ए सी यहाँ पे कहता है कि ए ने वो जो बॉक्स था वो उससे wrongfully obtain किया था and claims them from B। अब क्योंकि वो B की पोजेशन में है तो वो B से क्लेम करता है। It says B cannot institute an interpleader suit against A and C। अब यहाँ पे B जो है वो A और C के अगेंस्ट इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि क्लेम तो B से किया गया है कि आपके पास आपके पोजेशन में जो बॉक्स ऑफ जेवल्स है वो मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, C एलेज करता है, लेकिन B है कौन? B A का एजेंट है, तो कहीं ना कहीं B की लायबिलिटी तो A की तरफ ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे B जो है जिसके जो एजेंट है वो इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट A एंड C, क्योंकि उसकी लायबिलिटी तो एक तरह से जिसने उसको हैंडओवर की है प्रॉपर्टी उसी के अगेंस्ट बनती है। फाइन, सो एजेंट या टेनेंट्स जिनसे जो लैंडलॉर्ड या प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो है इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है कि अगर ये एजेंट या टेनेंट जो हैं दे क्लेम थ्रू द प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड, तो उस केस में इंटरप्लीडर सूट ये फाइल कर सकते हैं जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। इट सेज ए डिपॉजिट्स अ बैंक बॉक्स ऑफ जेवल्स विद बी एज हिज एजेंट, ही देन राइट्स टू सी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द जेवल्स एज अ सिक्योरिटी फॉर अ डेट ड्यू फ्रॉम हिमसेल्फ टू सी। ठीक है,
ए ने यहाँ पे बी के पास एज हिज एजेंट जो है बॉक्स ऑफ जेवल्स डिपॉजिट किया, और उसके बाद वो सी को भी एक चिट्ठी लिखता है कि जो बॉक्स ऑफ जेवल्स बी के पास है वो मैं एज अ सिक्योरिटी फॉर डेट जो है आपको देता हूँ एक तरह से। देन ए आफ्टरवर्ड्स alleges that C's debt is satisfied and C alleges the contrary। और उसके बाद जो है ए क्या कहता है कि मैंने तो सी का डेट जो है ऑलरेडी पे कर दिया है, लेकिन सी कहता है कि कोई पेमेंट नहीं हुई है। तो उस केस में बोथ क्लेम द जेवल्स फ्रॉम बी। अब यहाँ पे दोनों ही बी से जेवल्स क्लेम कर रहे हैं। देन बी में इंस्टीट्यूट एन इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट ए एंड सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब इन ए और सी के बीच में ही इशू अराइज हो गया है, तो उस केस में बी इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकता है। अदरवाइज वो क्योंकि जिसका एजेंट है उसी को ही वो प्रॉपर्टी हैंडओवर की जाएगी। देन रूल 6 प्रोवाइड्स चार्ज फॉर प्लेंटिफ्स कोस्ट। अब प्लेंटिफ की कोस्ट का चार्ज कहाँ से पे होगा? where the suit is properly instituted, the court may provide for the cost of original plaintiff by giving him a charge on the thing claimed or in some other effectual way। so plaintiff को जो है charges cost पे की जा सकती हैं either from the charge जिससे उसने claim किया है और किसी और effectual way से। fine, so this was the order of interpleader suit। ज़्यादा बड़ा नहीं है, important है, बट तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंटरप्रेटर सूट का सेक्शन तो सिर्फ एक ही है, तो ये 6 रूल भी आप साथ में पढ़ लेना। अगर मेंस में फॉर एग्जांपल आता है तो फिर आपके पास कंटेंट काफ़ी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा प्रीलिम्स में भी ये सारे प्रोविजंस आ सकते हैं। ऑल राइट, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, पार्ट 5 ऑफ द CPC provides special proceedings। This particular provision is, I would say, extremely important for the purpose of your examination। Section 89 of CPC provides the provision of settlement of disputes outside the court। किन instances में आप out of court settlement कर सकते हो? It says where it appears to the court that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties। अगर किसी केस में कोर्ट को लग रहा है कि ये केस तो कुछ ऐसा है जिसमें पार्टीज आपस में सेटलमेंट करके ही जो है केस खत्म हो सकता है, इन दैट केस द कोर्ट शैल, ये एक तरह से मैंडेटरी है कोर्ट के ऊपर, द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट and give them to the parties for their observations, and after receiving the observations of the parties, the court may reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, judicial settlement including लोक अदालत और mediation। so अगर कोर्ट के पास कोई केस आता है और कोर्ट को लगता है कि भाई इस सूट को जो है हमें पूरा हियरिंग देने की या फिर पूरा केस जो है चलाते रहने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इसमें हो सकता है सेटलमेंट ही हो जाए दोनों पार्टीज़ में, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट विल फॉर्मुलेट दी टर्म्स ऑफ सेटलमेंट और दोनों पार्टीज़ को हैंड ओवर कर देगी वो टर्म्स के, देख लो भैया आर यू सेटिस्फाइड विद दिस टर्म्स और नॉट। ठीक है, अब वो टर्म्स को ऑब्जर्व करने के बाद जो है पार्टीज अपने अपने इश्यूज कोर्ट को बताएंगी, एंड देन द कोर्ट में रीफॉर्मुलेट द टर्म्स एंड देन इट विल रेफर द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट टू whom? either to the arbitration, to the conciliation, to judicial settlement including लोक अदालत और मीडिएशन। सो ये सारे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तरीके हैं। ठीक है, और आजकल जो कोर्ट से एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में, क्योंकि इंडिया में जो है केसेस की पेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है और उसको कम करने का एक बहुत जो
अप्रोप्रिएट तरीका ADR है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, मीडिएशन, ये सारे सारे प्रोविजंस आते हैं। फाइन। सो कोर्ट जो है कोशिश करेगी कि जो भी केस है वो ADR के थ्रू ही सॉर्ट आउट हो जाए, फुल फ्लेजेड उसके साल जो है सालों साल चलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो कोर्ट को अगर लगता है कि यहाँ पे सेटलमेंट हो सकती है तो कोर्ट विल फॉर्मुलेट the terms and it will refer the matter to whom, arbitration, conciliation, judicial settlement including settlement through लोक अदालत और मीडिएशन। ठीक है, सो ये 4 तरीके हैं जिनके थ्रू कोर्ट जो है सेटलमेंट करा सकती है। इसको याद करने का एक तरीका है JMAC। जब आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप क्या बन जाओगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और उसी तरज पे जो है हम इस टर्म को याद कर सकते हैं JMAC, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग लोक अदालत। यहाँ पे आपको ये एक ध्यान रखना है कि जुडिशियल सेटलमेंट में लोक अदालत भी है। मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन। सो ये 4 तरीके हैं जिनके थ्रू कोर्ट जो है इट कैन सेंड द मैटर फॉर सेटलमेंट। Now clause 2 further says whereas dispute has been referred for arbitration और conciliation, अगर arbitration या conciliation के लिए भेजा जाता है मैटर तो arbitration conciliation एक्ट के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे। अगर लोक अदालत को भेजा जाता है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। जुडिशियल सेटलमेंट को भेजा जाएगा तो भी जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे। अगर मीडिएशन को भेजा जाएगा देन द कोर्ट शेल इफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज एंड शेल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फाइन। सो मीडिएशन के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है, मीडिएटर ही जो है डिसाइड करता है कि मीडिएटर बेसिकली एक तरह से हेल्प करता है दोनों पार्टीज को टू अराइव एट अ सेटलमेंट। फाइन। सो ये JMAC, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू जो है सेटलमेंट करवाया जा सकता है। और कोर्ट कोशिश करेगा कि अगर कोई केस ऐसा है जिसमें ये सेटलमेंट हो सकती है तो ज़रूर कोर्ट जो है उस इशू को सेटलमेंट के लिए भेजेगा। दिस प्रोविजन वॉज एडिड बाय द अमेंडमेंट Act of 1999 and it came into force on 1st July 2002। ये दोनों ही जो टर्म्स हैं, जो दोनों ही डेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कब से जो है ADR CPC का पार्ट बना था तो 1 जुलाई 2002, और किस अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 1999 के अमेंडमेंट एक्ट से ये प्रोविजन आया था। फाइन। इससे पहले सेक्शन 89 सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन से डील करता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1 जुलाई 2002 में ये ऐड किया गया था, और किस अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 1999 के। 4 तरीके हैं JMAC, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सेक्शन नंबर भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 89, और ये चारों ही तरीके इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा किस ऑर्डर में ADR की बात की गई है, इसके सेक्शन 89 जब ऐड किया गया था उसके साथ ही 3 रूल्स भी ऐड किए गए थे किसी ऑर्डर में। वो किस ऑर्डर में ऐड किए गए थे, ऑर्डर 10 में। सो लेट्स हैव अ लुक एट ऑर्डर 10 ऑल्सो। सो दिस इज ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। 10th के बोर्ड एग्जाम्स, एग्जामिनेशन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, 10th के बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज दे आर बेसिकली अ रिहर्सल फॉर 12th बोर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, सो 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन से हम इसको याद कर सकते हैं। 10 ऑर्डर 10 जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज की बात करता है। ठीक है, सो जैसे दोनों पार्टीज कोर्ट के बिफोर आएंगी तो कोर्ट उनको एग्जामिन करेगा।
Now rule 1 provides the provision of ascertaining whether allegations in pleadings are admitted or डिनाइड. सो मेन पर्पज यहाँ पे एग्जामिनेशन का क्या होता है कि कोर्ट पार्टी से खुद ये जान ले कि क्या कोई ऐसा फैक्ट है जो आप एडमिट या डिनाई कर रहे हो. इट सेज एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ अ सूट the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies such allegation of fact as are made in the plaint or written statement of the opposite party and as are not expressly or by the necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made. The court shall record such admission or denials. So एग्जामिनेशन का एक तो मेन पर्पज यही होता है कि कोर्ट ये असर्टेन कर पाए कि क्या कोई ऐसा फैक्ट है जो पार्टीज एडमिट या डिनाई कर रही हैं. ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही कहीं ना कहीं कोर्ट फिर इश्यूज फ्रेम कर पाएगा. नाउ सेक्शन 89 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. कौन से तरीके थे उसमें? JMAC जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन. अब उसके साथ ही ऑर्डर 10 में रूल 1A, 1B और 1C ये तीनों रूल्स भी जो है उसी 1999 के एक्ट से ऐड किए गए थे विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2002. सेक्शन 1A क्या बात करता है? इट सेज डायरेक्शन ऑफ कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट resolution. So it basically gives a direction to the court to opt for any one mode of alternative dispute resolution. It says after recording the admissions and denials. So rule 1A में court जो है admission denial admit करने के बाद क्या करेगा? The court shall direct the parties to the suit to opt either mode of settlement outside the court. court जो है दोनों parties से बोलेगा to opt any mode of settlement outside the court as specified in subsection 1 of section 89. On the option of the parties, the court shall fix the date of appearance before such forum or authority. So जैसे ही कोर्ट के पास आएंगी पार्टीज, उनका एग्जामिनेशन होगा, कोर्ट फिर दोनों पार्टीज को क्या बोलेगा कि आप जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए जो है प्रोसीड कर सकते हो एंड यू कैन ऑप्ट आउट एनी वन फॉर्म ऑफ the alternative dispute resolution as given under section 89. ठीक है, सो कोर्ट फिर उनको बोलेगा दोनों पार्टीज को कि आप जो है प्रोसीड करें प्रोसीडिंग्स के साथ बिफोर दी फोरम. नाउ 1B सेज अपीयरेंस बिफोर द कॉन्सिलिएटरी फोरम. अब यहाँ पे कोर्ट ने तो उनको ऑर्डर कर दिया है कि आप चले जाइए किसी भी एक फोरम में ADR के लिए. अब दोनों पार्टीज जो हैं दे विल अपीयर बिफोर द कॉन्सिलिएटरी फोरम. वेयर अ सूट इज रेफर्ड अंडर रूल 1A द पार्टी शैल अपीयर बिफोर सच फोरम और अथॉरिटी फॉर कॉन्सिलिएशन ऑफ द सूट. ठीक है, तो ये दोनों ही पार्टीज की ड्यूटी है कि वो जो है उस फोरम के पास जाएं जिस फोरम को उन्होंने चूज किया था. Then 1C says appearance before the court consequent to failure of efforts of conciliation. ठीक है, तो दोनों पार्टीज यहाँ पे बेसिकली चली गई हैं. अब हो सकता है, चांस है कि दोनों पार्टीज किसी सेटलमेंट पे आए ही ना. ठीक है, एक पार्टी एक इशू पे अड़ी हुई है, दूसरी पार्टी दूसरे इशू पे अड़ी हुई है, उनके बीच में बेसिकली समझौता हो ही नहीं पा रहा है. तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उस केस को वापस बुला लेगी अपने पास. इट सेज वेयर अ सूट इज रेफर्ड टू under rule 1A and the presiding officer of the conciliation forum or authority is satisfied that it would not be proper in the interest of justice to proceed. जो conciliation forum है उसके presiding officer को लगता है कि जो है it is not in the interest of justice to arrive at a settlement between the parties with the matter further, then it shall refer the matter again to the court and direct the parties to appear before the court on the date fixed for it. ठीक है, सो दोनों पार्टीज उस कॉन्सिलिएशन के फोरम के पास चली तो गई थी, लेकिन अब उस कॉन्सिलिएशन के फोरम को लगता है कि इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू प्रोसीड विद द मैटर अंडर ADR. इट विल देन रेफर द मैटर अगेन टू द कोर्ट फ्रॉम विच द सूट हैज़ बीन ब्रॉट फोर्थ. फाइन. सो जैसे ही कोई भी केस फाइल होगा तो उनका पार्टीज का एग्जामिनेशन होने के बाद कोर्ट क्या करेगी? Court will ask the parties to opt out any form of ADR given under section 89.
दोनों पार्टीज जो है उस एडीआर के फोरम के पास जाएंगी, अपीयर करेंगी और अपनी अपनी बातें कहेंगी और दे विल ट्राई टू अराइव एट अ सेटलमेंट। लेकिन अगर उस फोरम को लगता है कि इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू डिसाइड द मैटर लाइक दिस एंड इट रिक्वायर्स अ फुल फ्लेजेड हियरिंग, तो उस केस में वो फोरम वापस से उस मैटर को ओरिजिनल कोर्ट के पास भेज देगा। फाइन। सो जब भी आपके पास एडीआर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, सेक्शन 89 तो आपको मेंशन करना ही करना है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। उसके साथ ही साथ आप ऑर्डर 10A, 10(1)A, 10(1)B एंड 10(1)C, ऑर्डर 10 रूल 1A, ऑर्डर 10 रूल 1B एंड ऑर्डर 10 रूल 1C, ये तीनों के तीनों रूल्स भी आप ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। सो एग्जामिनेशन होते ही कोर्ट जो है दोनों पार्टीज़ को भेजेगी एडीआर के पास, दोनों पार्टीज़ को एडीआर के पास अपीयर होना है और अगर एडीआर को लगता है, जिस फोरम के पास वो भेजी गई है, उनको लगता है दैट इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू प्रोसीड विद द मैटर फर्दर, तो वापस से कोर्ट के पास उस मैटर को भेज देगी। अब कोर्ट डिसाइड करेगा उस मैटर को थ्रू फुल फ्लेजेड हियरिंग। फाइन। सो ऑर्डर 10 में भी यही प्रोविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी है और कंपेनियन ऑफ पार्टी है, ठीक है। ओरल एग्जामिनेशन हो सकता है या फिर सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी इन राइटिंग, द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय द जज, ठीक है। सो जो भी एग्जामिनेशन हुआ है पार्टीज का वो जो जज हैं वो राइटिंग में रिड्यूस करेंगे। और अगर कोई प्लीडर है पार्टी का और ही और शी रिफ्यूजेज और इज इनेबल टू आंसर, in that case the court may postpone the hearing of the suit to a day not later than 7 days, ठीक है। सो ये 7 days का आप थोड़ा सा याद रख लेना, अदरवाइज हालांकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है टर्म। और अगर जिस दिन कोर्ट ने डिसाइड किया है कोई डेट, तो उस दिन अगर पार्टी नहीं आती देन द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट सच पर्सन। फाइन। सो ये दिस इज ऑर्डर 10 ऑफ CPC। All right. Now proceeding further, section 90 of CPC provides the provision of special case. Special case को हम और क्या बोलते हैं? Friendly suit. So this is also known as friendly suit. The provision of special case is given under section 90, and which order provides the provision of special case or friendly suit? इसको देखो स्पेशल केस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पेशल है, इसमें ऐसा दोनों पार्टीज के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो चाहती हैं कि बस जो हमारा मैटर है उसके ऊपर कोर्ट की स्टैंप लग जाए, जो भी है बेसिकली कोर्ट डिसाइड कर दे, ठीक है। तो ये जो सूट है इसको फ्रेंडली सूट भी इसीलिए बोलते हैं कि दो लोगों का आपस में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि कोर्ट जो है अपना ओपिनियन दे उस मैटर के ऊपर। So special case or friendly suit is given under which order? Order 36. 36 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 36। 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा एक मुहावरा है जिसका मतलब क्या है? दुश्मनी होना, ठीक है। तो 36 का आंकड़ा एक एनिमिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसका ऑपोजिट क्या है? फ्रेंडली सूट। तो इन दोनों के बीच बेसिकली कोई 36 का आंकड़ा नहीं है या 36 का आंकड़ा खत्म करना है, फ्रेंडशिप करानी है इनकी, ठीक है। तो ऑर्डर 36 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ फ्रेंडली सूट और स्पेशल केस एंड दिस इज ऑर्डर सेक्शन 90। ऑर्डर 36, 36 का आंकड़ा, फ्रेंडली सूट, 3 + 6 = 9, 9 0 90, ठीक है। सो ये इससे भी याद किया जा सकता है कि ऑर्डर 36 है, 3 + 6 = 9, 9 0, 9 के साथ अगर हम 0 और लगा दे तो 90 बन जाएगा, विच इज द सेक्शन फॉर स्पेशल केस। नाउ सेक्शन 90 says power to state for opinion of court where any persons agree in writing to state a case for the opinion of the court। so अगर कोई भी लोग राइटिंग में एग्री करते हैं टू स्टेट अ केस, किस पर्पज के लिए? फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, उनको ओपिनियन देना है कोर्ट का। देन द कोर्ट shall try and determine the same in the manner
प्रिस्क्राइब्ड। सो कोर्ट जो है उसको मैनर प्रिस्क्राइब्ड के अकॉर्डिंग, मैनर क्या है प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर 36 में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैटर डिसाइड कर सकता है। फाइन। सो इसमें एक मेन तो टर्म है वो तो यही है कि बोथ द पार्टीज एग्री इन राइटिंग, ठीक है, राइटिंग में एग्री करना चाहिए उनको, और सिर्फ ओरल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। दे एग्री इन राइटिंग किस पर्पज के लिए? फॉर द कोर्ट टू स्टेट इट्स ओपिनियन, ठीक है, कोर्ट के ओपिनियन के लिए वो जब सूट फाइल करती है तो कोर्ट जो है उस सूट को ट्राई कर सकता है। इसके अलावा ऑर्डर 36 है ये, और सेक्शन कौन सा है? 90। ऑर्डर 36 भी एक बार देख लेते हैं। इससे पहले बताओ ऑर्डर 35 क्या था? ऑर्डर 36 तो क्या है? 36 का आंकड़ा जिसमें नहीं है फ्रेंडली सूट, या 36 का आंकड़ा खत्म कराना इनका, ठीक है। सो उससे पहले 35 ऑर्डर क्या था? ऑर्डर 35 3 + 5 = 8, 8 8 88, दोनों ही सेम प्रोविजन थे। क्या था वो? इंटरप्लीडर सूट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ऑर्डर 36। ऑर्डर 36 क्या है? 36 का आंकड़ा खत्म कराना, मतलब स्पेशल केस है, मतलब फ्रेंडली सूट है। 6 + 3 9, राइट, 90 90 हो गया, सेक्शन 90 और ऑर्डर 36 स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। नाउ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 36 सेज पावर टू स्टेट केस फॉर कोर्ट्स ओपिनियन। सो पार्टीज क्लेमिंग टू बी इंटरेस्टेड इन द डिसीजन of any question of fact or of law may enter into an agreement in writing stating such question in the form of a case for the opinion of the court, ठीक है। तो दोनों पार्टीज अपना जो है मैटर कोर्ट के बिफोर रख सकती हैं फॉर इट्स ओपिनियन। अब किन किन मैटर में पार्टीज जो है ये ऐसा स्पेशल केस वाला सूट फाइल कर सकती है, ये दिया हुआ रूल 1 में। इट सेज अ सम ऑफ मनी फिक्स्ड बाय पार्टीज और टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट शैल बी पेड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू द अदर ऑफ देम, ठीक है। दोनों में से किसी एक पार्टी को पेमेंट करनी है, किसको करनी है अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और सम प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूवेबल स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट शैल बी डिलीवर्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू दी अदर ऑफ देम, किसी एक को दूसरी को प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है, किसको करनी है अब ये भी कोर्ट डिसाइड करेगा। वन और मोर ऑफ द पार्टीज शैल डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम अदर पर्टिकुलर एक्ट स्पेसिफाइड इन दी एग्रीमेंट, ठीक है। सो ये 3 इश्यूज हैं जिनमें फ्रेंडली सूट फाइल किया जा सकता है। पहला ये, वैसे तो इनके बाहर कुछ होता भी नहीं है, एक तरह से सारे ही मैटर यहाँ पे आ जाते हैं। कोई अगर मनी अमाउंट पे करना है, किसको पे करना है, किसको नहीं करना है, ये डिसाइड करना है उस मैटर में, तो उसके लिए जो है फ्रेंडली सूट फाइल किया जा सकता है। या फिर अगर कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक पार्टी को दूसरी पार्टी को देनी है, अब किस पार्टी को वो प्रॉपर्टी किस पार्टी को देनी है वो डिसाइड करने के लिए जो है कोर्ट का ओपिनियन मांगा गया है। या फिर कोई और मैटर जिसमें पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्ट, कौन सी पार्टी को रोका जाएगा, कौन सी पार्टी से करवाया जाएगा, इसका डिसीजन भी जो है कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए। नाउ सब रूल 2 says every case stated under this rule shall be divided into consecutively numbered paragraphs and shall concisely state such facts, ठीक है, कोई not that much important. Then rule 2 provides where value of subject matter must be stated, कभी कभी जो है सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू भी स्टेट करना यहाँ पे ज़रूरी है। वेयर द एग्रीमेंट इज़ फॉर डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी और फॉर डूइंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्ट, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर्ड और टू विच द एक्ट स्पेसिफाइड हैज रेफरेंस शैल बी स्टेटेड। अब जो इन राइटिंग एग्रीमेंट था, दैट एग्रीमेंट शैल बी फाइल्ड एंड रजिस्टर्ड एज सूट। सो एज सूट ही वो जो एग्रीमेंट है वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा। अब जिन पार्टीज ने वो राइटिंग में एग्रीमेंट लिखा है, दिया है, और जिस कोर्ट को दिया है उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन भी होना जरूरी है। हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सूट, द केस शैल बी सेट डाउन फॉर हियरिंग एट एज अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन द ऑर्डिनरी मैनर। सो नॉर्मल सूट के जैसे ही उसको ट्रीट किया जाएगा।
where the court is satisfied after examination of parties or after taking as evidence such evidence as it thinks fit that the agreement was duly executed by them, that they have bona fide interest in this question stated therein, and that same is fit to be decided, it shall proceed to pronounce judgment thereon in the same way as in the ordinary suit upon the agreement so pronounced as a decree shall follow. देखो स्पेशल केस में जो है मेनली क्या होता है कि पार्टीज एक रिटन एग्रीमेंट कोर्ट को देती हैं। अब उस एग्रीमेंट के ऊपर कोर्ट का वो ओपिनियन मांगती हैं, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि सही एग्रीमेंट है तो कोर्ट एक तरह से उस एग्रीमेंट पे अपनी स्टैंप लगा देगा और वो डिक्री के जैसे काम करेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो एग्रीमेंट है वो पार्टीज का ही है, पार्टीज की अपनी टर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो कोर्ट की बेसिकली एक स्टैंप चाहती है उसके ऊपर कि ये जो हमारा एग्रीमेंट है वो सही है, ताकि आगे जाके कोई किसी तरह का इशू ना क्रिएट हो। हालांकि प्रोसीडिंग्स इसमें सारी सूट वाली ही फॉलो की जाएंगी एंड इट विल बी डीम्ड एज इफ इट इज एन ऑर्डिनरी सूट, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेन जो मैटर है वो दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट ही है। दोनों पार्टीज ऑलरेडी वो एक एग्रीमेंट कोर्ट को दे चुकी है, उसके ऊपर बस कोर्ट का ओपिनियन चाहिए कि वो सही है या नहीं है। नाउ Rule 6 is the most important rule of this order, which says no appeal from a decree passed under Rule 5. अब कोर्ट ने उस एग्रीमेंट के बेसिस पे कोई डिक्री पास कर दी है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं जा सकती है। देखो अपील कब जाती है? अपील तब जाती है जब एक पार्टी को लगता है कि उसके खिलाफ नाइंसाफी हुई है, ठीक है, तो तभी तो वो अपील फाइल करती है अपेलेट कोर्ट से न्याय मांगने के लिए। लेकिन स्पेशल केस में तो ऑलरेडी ये सूट दोनों पार्टीज के एग्रीमेंट के बेसिस पे ही था, सारा जो डिक्री है वो बेसिकली एग्रीमेंट के बेसिस पे ही दोनों पार्टीज की। तो यहाँ पे किस पार्टी के साथ नाइंसाफी हो सकती है? ये तो ऑलरेडी एक फ्रेंडली सूट था, ठीक है। तो इस केस में कोई अपील नहीं जाएगी। नो अपील शेल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड अंडर रूल 5, ठीक है। सो रूल 5 में जो भी डिक्री पास की जाएगी उसके खिलाफ कोई अपील दर्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉम्प्रोमाइज सूट के केस में कोई अपील जैसे लाई नहीं कर सकती है, नहीं करती है। वैसे ही अगर दोनों पार्टीज एग्री करके कोर्ट का ओपिनियन मांगती हैं, कोर्ट उस पर अपना ओपिनियन दे देता है, एक स्टैंप लगा देता है कि हाँ तुम्हारा काम, तुम्हारा जो है एग्रीमेंट वो एकदम सही है, वो भी एक डिक्री के जैसे ही काम करेगा, लेकिन उस डिक्री के अगेंस्ट जो है वो अपील लाई नहीं करेगी। कॉम्प्रोमाइज डिक्रीज को बोलते हैं। सो नो अपील लाइज अगेंस्ट अ कॉम्प्रोमाइज decree, even though it is a decree, it is a deemed decree only, but no appeal will lie against such a decree. This provision is extremely important, क्योंकि दोनों पार्टीज ने जब कॉम्प्रोमाइज ही किया है, दोनों पार्टीज ने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट कर लिया है, अब उसकी अपील का क्या मतलब रह गया है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और जो इतनी बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जाएगा, ठीक है। सो ये आप ज़रूर ध्यान रखना है कि स्पेशल सूट के केस में कोई अपील लाई नहीं करेगी, ठीक है। फ्रेंडली सूट है या कॉम्प्रोमाइज डिक्री के केस में कोई अपील लाई नहीं करेगी। और वैसे इसको समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो फ्रेंडली सूट था, कॉम्प्रोमाइज डिक्री है, दोनों पार्टीज की मर्जी से ही हुआ है, तो इसमें एक पार्टी के साथ अन्याय होने की तो कोई बात ही नहीं है। दोनों पार्टीज ने अपनी खुद टर्म्स डिसाइड की हैं और उसके बेसिस पे सिर्फ कोर्ट ने डिक्री पास की है, तो यहाँ पे अपील का कोई सेंस नहीं बच जाता है। Then coming to section 91 of CPC, which provides the provision of public nuisances and other wrongful acts affecting the public. This section is again very important for the purpose of prelims, ठीक है। मेंस में इसमें से आना ना के बराबर ही है चांसेस, लेकिन प्रीलिम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेक्शन 91 says in case of a public nuisance, ये कैसी न्यूसेंस की बात कर रहा है? प्राइवेट न्यूसेंस की नहीं, बल्कि पब्लिक न्यूसेंस की। और अदर रॉन्गफुल एक्ट अफेक्टिंग और लाइकली टू अफेक्ट द पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक एट लार्ज को अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट अफेक्ट करता है या फिर कर सकता है, देयर इज अ लाइकलीहुड, इन दैट केस अ सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन। ये किस तरह की सूट है? ये है डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन, और फॉर सच अदर रिलीफ, या फिर कोई और
relief as may be appropriate in the circumstance of the case may be instituted. So अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस का मैटर है या फिर कोई ऐसा मैटर है विच इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट अफेक्टिंग द पब्लिक एट लार्ज, तो उस केस में सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। लेकिन वो सूट कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है? बाय एडवोकेट जनरल, या तो एडवोकेट जनरल वो सूट फाइल कर सकता है। ये भी एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फॉर्म के ही सूट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट में जो है आप सूट फाइल कर रहे हो। तो सीपीसी में पब्लिक इंटरेस्ट में कौन सूट फाइल कर सकता है? आइदर दी एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल तो कर ही सकता है, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय 2 or more persons, even though no special damage has been caused to such persons by reason of such public nuisance or wrongful act. So public nuisances के केस में कौन सूट फाइल कर सकता है? या तो एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को यहाँ पे लीव ऑफ कोर्ट की भी जरूरत नहीं है, उसका अपना डिस्क्रिशन है, ठीक है, उसकी अपनी पावर है। एडवोकेट जनरल किसी भी केस में, पब्लिक न्यूसेंस के केस में जो है सूट फाइल कर सकता है। एडवोकेट जनरल के अलावा कौन कर सकता है? 2 या उससे ज्यादा लोग मिलके, ठीक है, एक सिंगल पर्सन यहाँ पे नहीं कर सकता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग भी सूट फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंसेस, बट इन लोगों को चाहिए है लीव ऑफ कोर्ट। सो 2 or more persons can institute the suit with the leave of the court in case of public nuisance. और ये दोनों लोग, 2 या 2 से ज्यादा लोग तब भी सूट फाइल कर सकते हैं जब इनका कोई किसी तरह का स्पेशल डैमेज नहीं हुआ, इनको पर्सनली किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ है, फिर भी ये 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोर्ट की लीव लेके पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। और एडवोकेट जनरल तो कर ही सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एडवोकेट जनरल वाला भी, कि कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है, उनमें से एक ऑप्शन होगा एडवोकेट जनरल। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग किस केस में फाइल कर सकते हैं, जब उनको लीव ऑफ कोर्ट मिल जाए। और स्पेशल डैमेज वाला भी, तो यहाँ पे स्पेशल डैमेज होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को अगर लीव ऑफ कोर्ट मिल जाती है तो बिना किसी स्पेशल डैमेज को प्रूव किए भी वो पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं, अगेंस्ट द पर्सन हु इज कॉजिंग पब्लिक न्यूसेंस। Then it further says nothing in this section shall be deemed to limit or otherwise affect any right of suit which may exist independently of its provision. हालांकि सेक्शन 91 जो है एक तरह से किसी और तरह के रिलीफ पे बार नहीं करता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ये भी एक इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट ओनली, रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फॉर्म का जो है ये सूट है। देन सेक्शन 92 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ पब्लिक चैरिटीज। दोनों 91 और 92 दोनों ही एक तरह से पब्लिक मैटर से डील करते हैं। ये एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पब्लिक एट लार्ज के रिस्पेक्ट में ये सूट्स फाइल किए जा रहे हैं। फाइन, सो एक तरह से दोनों ही सूट्स रिप्रेजेंटेटिव सूट्स भी हैं। 91 is about public nuisances and 92 is about public charities. 92 says in the case of any alleged breach of any express or constructive trust created for public purpose, so जो trust public purpose के लिए create किया गया था, अगर उसका breach किया जाता है of a charitable or religious nature trust है ये, or where the direction of the court is deemed necessary for administration of any such trust, तो उस केस में पब्लिक चैरिटीज के केस में भी कौन सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है? एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल कर सकता है। और 2 or more persons having an interest in the trust, अब यहाँ पे उन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का जो है इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। हालांकि पब्लिक न्यूसेंस के केस में कोई स्पेशल डैमेज होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन पब्लिक चैरिटीज़ के केस में इनका इंटरेस्ट होना उस ट्रस्ट में ज़रूरी है। एंड हैविंग ऑब्टेन्ड द लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेम प्रोविजन है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग करेंगे तो लीव ऑफ कोर्ट यहाँ पे भी ज़रूरी है, एज वॉज इन द केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंसेस। लेकिन यहाँ पे एक जो डिफरेंस है 91 और 92 में, वो ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब 91 में सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो स्पेशल डैमेज इनको शो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जबकि 92 में इनको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा ट्रस्ट में, कि दैट दे हैड एन इंटरेस्ट इन दी ट्रस्ट, तभी वो सूट फाइल कर सकते हैं विद द लीव ऑफ द कोर्ट।
सो इसमें क्लोज 1 ही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये डिग्री किस रिस्पेक्ट में ऑब्टेन की जा सकती है? रिमूविंग अ ट्रस्टी, अपॉइंटिंग अ न्यू ट्रस्टी, वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्टी। ठीक है, तो इन सारे इश्यूज के लिए जो है पब्लिक चैरिटीज के केस में भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, आइदर बाय द एडवोकेट जनरल और बाय 2 or more persons who are having an interest in the trust, but they have to obtain leave of the court. इसके अलावा सेक्शन ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। एक बार आप रीडिंग कर लेना इसकी, लेकिन आपको इसमें बाकी कुछ याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। सेक्शन याद कर लेना और जो मेन क्लोज 1 है वही इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 93 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स। प्रेसिडेंसी टाउन से बाहर एडवोकेट जनरल कब पावर एक्सरसाइज कर सकता है? इट सेज द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 91 एंड 92, that is public nuisance and public trust। दोनों केसेस में एडवोकेट जनरल में आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन्स बी with the previous sanction of the state government exercise also by the collector or by any other officer of the government may appoint in this behalf। तो एडवोकेट जनरल जो है प्रेसिडेंसी टाउन्स में भी ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है, जो सेक्शन 91 92 में कर सकता था, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट की वो ज़रूरी है। दिस प्रोविजन अगेन इज़ नॉट दैट मच रेलिवेंट इन टूडेज वर्ल्ड, बिकॉज अब हमारे पास है सच प्रेसिडेंसी टाउन्स नहीं है। ये प्री इंडिपेंडेंस की बात थी। So this completes part 5 of the Code of Civil Procedure. Now coming to part 6 of CPC, which provides the provision of supplemental proceedings. Both these provisions given under part 6 are extremely important for the purpose of your examination. 94, 96 दोनों ही बहुत ही ज़्यादा important provisions हैं। Now section 94 provides the provision of supplemental proceedings. It says in order to prevent the ends of justice, तो इन supplemental proceedings का main purpose क्या है? To prevent ends of justice from being defeated। ठीक है, तो ends of justice को defeat होने से बचाने का इनका main purpose है। कोर्ट क्या कर सकती है? To prevent ends of justice from being defeated, if it is so prescribed, issue a warrant of arrest टू अरेस्ट दी डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के नाम का अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है। एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कोज वाई ही शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, एंड इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी कमिट हिम टू द सिविल प्रिजन। सो कोर्ट जो है इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड कैन इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट। माइंड इट, ये डिफेंडेंट की अरेस्ट की बात की गई है, मतलब अभी तक ये जजमेंट डेटर नहीं बना, इसके खिलाफ डिक्री नहीं आई है, केस अभी भी चल ही रहा है। सो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ऑल्सो द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, एंड इट कैन इवन ऑर्डर अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड। सो ये बेसिकली किस ऑर्डर की बात कर रहा है? Order 38 provides the provision of arrest and attachment before judgment. It further says direct the defendant to furnish security to produce any property belonging to him, या फिर कोर्ट जो है डिफेंडेंट को बोल सकती है to furnish security to produce any property belonging to him and to place the same at the disposal of the court or order the attachment of property, या फिर कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है। दिस इज अगेन गिवन अंडर ऑर्डर 38। ठीक है, सो डिफेंडेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकती है कोर्ट, या फिर उसको सिविल प्रिजन में डिटेन करने के लिए भी ऑर्डर कर सकती है, अरेस्ट भी करवा सकती है, या फिर कोर्ट जो है डिफेंडेंट को बोल सकती है टू फर्निश सिक्योरिटी, and if in case he fails to furnish the security, in that case the court may even order attachment of his property। और ये सारे ही डिफेंडेंट से काम कराए जा रहे हैं, मतलब जजमेंट आने से पहले ही। then grant a temporary injunction and in case of disobedience commit the person guilty thereof to the civil prison। और उस डिफेंडेंट के खिलाफ जो है
या फिर यहाँ पे प्लेंटिफ के खिलाफ भी टेम्पररी इंजंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों के खिलाफ हो सकता है, तो ये प्रोविजन भी दोनों के ऊपर ही अप्लाई करता है। फाइन, सो ग्रांट अ टेम्पररी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसओबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयर ऑफ टू सिविल प्रिजन। वो पर्सन प्लेंटिफ भी हो सकता है या डिफेंडेंट भी हो सकता है, टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर भी दे सकती है उस पर्सन को, और अगर वो नहीं टेम्पररी इंजंक्शन को फॉलो करता है तो सिविल प्रिजन में उसको बंद कर सकती है। एंड ऑर्डर दैट हिज प्रॉपर्टी बी अटैच्ड एंड सोल्ड। फाइन, सो दिस इज गिवन इन consonance with order 39 which provides a provision of temporary injunction. Appoint a receiver of any property and enforce the performance of his duties by attaching and selling his property. इसके अलावा कोर्ट क्या कर सकती है? टू प्रिवेंट एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, इट कैन इवन अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टीज. This is in consonance with order 40. Order 40 provides the provision of appointment of a receiver. Then make such other interlocutory order as may appear to the court to be just and convenient. या फिर कोर्ट इन ऑर्डर्स के अलावा कोई और भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इशू कर सकती है दैट द कोर्ट डीम्स जस्ट एंड कन्वीनियंट. इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का भी प्रोविजन कहाँ है? ऑर्डर 39. ऑर्डर 39 जो है वो इंजंक्शंस और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर दोनों की ही बात करता है. तो ये जो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं इसमें से मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, इसको याद करना उतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो सारे ही इश्यूज हैं सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स के वो ऑर्डर्स में कंसेक्यूटिवली दिए हुए हैं. ऑर्डर 38, 39 एंड 40. ठीक है, आपको बस वो याद रखने हैं कि 38, 39, 40 में है क्या. वही सारे प्रोविजन जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का पार्ट हो सकते हैं. 38 में है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, तो अरेस्ट भी हो सकता है डिफेंडेंट का या अटैचमेंट भी हो सकती है उसकी प्रॉपर्टी की बिफोर जजमेंट. देन टेम्पररी इंजंक्शन 39 में है एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी 39 में है. एंड देन 40 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. तो ये जो है 5 काम किए जा सकते हैं कोर्ट से इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स. और सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स का मेन पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड. कोर्ट ये सारे एक्शन ले सकती है. इन प्रोविजंस को हम ऑर्डर्स करते टाइम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. Then section 95 provides the provision of compensation for obtaining arrest, attachment or injunction on insufficient grounds. अब अगर कोई जो है किसी दूसरे पर्सन की अरेस्ट, अटैचमेंट या इंजंक्शन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे ले लेता है तो उसके लिए क्या कॉम्पनसेशन उसको पे करनी पड़ेगी. वेयर इन एनी सूट इन विच एन अरेस्ट और अटैचमेंट हैज बीन अफेक्टेड और अ टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रेसीडिंग सेक्शन, it appears to the court that such arrest, attachment or injunction was applied for on insufficient grounds. अब अगर कोर्ट को लगता है कि ये अटैचमेंट या इंजंक्शन या अरेस्ट जो है वो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे ऑब्टेन किया गया है, अप्लाई किया गया है, और द सूट ऑफ द प्लेंटिफ fails and it appears to the court that there was no reasonable or probable grounds for instituting the same, या फिर कोर्ट जो है वो सूट को ही डिसमिस करती है और कोर्ट को लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं था इस सूट को इंस्टीट्यूट करने का. Then the defendant may apply to the court and the court may upon such application award against the plaintiff by its order such amount not exceeding 50,000 rupees. So अगर किसी इंसान की जो है गलत तरीके से अरेस्ट, अटैचमेंट या इंजंक्शन लिया जाए किसी इंसान के खिलाफ या फिर बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड का सूट इंस्टीट्यूट किया जाए जिसमें उसका अरेस्ट, अटैचमेंट या इंजंक्शन उसके खिलाफ ऑर्डर किया गया था, तो उस केस में अब जो डिफेंडेंट है दैट डिफेंडेंट मे अप्लाई टू द कोर्ट आस्किंग फॉर कॉम्पनसेशन. और वो कितनी कॉम्पनसेशन मिल सकती है उस बंदे को? मैक्सिमम 50,000 रुपीज एज द कोर्ट डीम्स अ रीजनेबल कॉम्पनसेशन टू द डिफेंडेंट फॉर एक्सपेंसेस और इंजरी caused to him, provided that a court shall not award under this section an amount exceeding the limits of its pecuniary
जुरिस्डिक्शन, लेकिन कोर्ट यहाँ पे पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा कॉम्पनसेशन नहीं दे सकती है। फाइन, सो या तो 50,000, अगर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 50,000 से कम है तो उससे कम ही अमाउंट एज अ कॉम्पनसेशन दे सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है ही 30,000 रुपये, तो मैक्सिमम कितना अमाउंट दे सकती है एज अ कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 95? 30,000 ओनली। लेकिन अगर मान लीजिए कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है 1,00,000 रुपये, तो भी मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ ही एज अ कॉम्पनसेशन दे सकती है। तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि या तो 50,000 रुपीज़ पे करवा सकती है एज अ कॉम्पनसेशन कोर्ट, या फिर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कोर्ट की जितनी भी है, दोनों में से जो भी अमाउंट लेस है वो पे करा सकती है। Then an order determining any such application shall bar any suit for compensation in respect of such arrest, attachment और injunction। तो ये भी एक तरह से फर्दर सूट के ऊपर बार है कि अगर सेक्शन 95 में ही कोर्ट ने कोई कॉम्पनसेशन ऑलरेडी पे करवा दी है, तो उसके लिए अब आप दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो रिलीफ है कोर्ट सिर्फ डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे ही दे सकता है। फाइन, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है कि हालांकि देखो अरेस्ट या अटैचमेंट तो प्लेंटिफ का भी हो सकता है, लेकिन ये जो पावर है ये सिर्फ डिफेंडेंट को ही दी गई है। सो ये जो रिलीफ है ये डिफेंडेंट को ही मिल सकता है। सो इंजंक्शन जो है वो डिफेंडेंट भी क्लेम कर सकता है, लेकिन कॉम्पनसेशन यहाँ पे प्लेंटिफ से वो क्लेम एज सच प्लेंटिफ क्लेम नहीं कर सकता डिफेंडेंट के अगेंस्ट। हालांकि अरेस्ट या अटैचमेंट तो सिर्फ डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही हो सकता है, प्लेंटिफ का कभी भी अरेस्ट या अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नहीं होता है। फाइन, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट the injunction can be claimed even by the defendant against the plaintiff, but the plaintiff as such cannot claim compensation under section 95 of CPC. All right, now let's proceed with some of the multiple choice questions from these provisions. The first question is, court may not issue a commission to examine any person, to examine account, to perform any ministerial act, to arrest a person। So इनमें से किस इशू के लिए कमीशन जो है वो इशू नहीं किया जा सकता है? इशू द कमीशन cannot be issued to arrest a person। The answer is option D। किन किन ग्राउंड्स पे कमीशन इशू किया जा सकता है? क्या ट्रिक से याद किया था हमने? इलापिज्म, ELAPISM, एग्जामिन एनी पर्सन, लोकल इन्वेस्टिगेशन, एडजस्ट अकाउंट्स, पार्टीशन, इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक और टेक्निकल, और सेल ऑफ प्रॉपर्टी और मिनिस्टीरियल एक्ट। सो इन 7 ग्राउंड्स पे जो है कमीशन इशू किया जा सकता है। द कमीशन कैन नॉट बी इशूड टू अरेस्ट अ पर्सन। When a commission has been issued under section 75 of the Code of Civil Procedure, the commission, if not a judge of civil court, can call any witness relating to the matter, can determine the legality of the questions asked during the conduct of proceedings by commission, can extend time and grant exemption from personal appearance, cannot impose penalties of the fine and initiate contempt of court proceedings। अगर कमीशन जो है वो सिविल कोर्ट का जज नहीं है तो उसके पास इनमें से कौन सी पावर नहीं है? ही कैन नॉट इम्पोज पेनल्टीज ऑफ द फाइन एंड इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। लेकिन अगर सिविल कोर्ट का जज है कमीशन, इन दैट केस ही कैन इवन इम्पोज पेनल्टीज ऑफ द फाइन एंड इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सच अ पर्सन। अदरवाइज सारी की सारी ये पावर्स सबके पास हैं, वेदर द कमीशन इज अ जज ऑफ सिविल कोर्ट और नॉट। Then the next question is, in which one of the following cases the court may not issue a commission?
इनमें से किस इशू पे कमीशन नहीं इशू किया जाएगा? फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक पार्टीशन, टू होल्ड साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन. सो द कमीशन कैन नॉट बी इशूड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. बाकी तीनों मैटर्स के लिए वो जो कमीशन है इशू किया जा सकता है. Then the next question is, under section 75 of the Code of Civil Procedure, the court cannot issue commission to examine any person, to make a partition, to conduct sale of property which is not in the custody of the court, to hold scientific, technical or expert investigation. So in these questions you have to keep it in mind that in case of sale of property, the commission can conduct sale of the property only when it is in the custody of the court. If the property is not in the custody of the court, then the court cannot issue commission for the sale of that property. So the answer is option C, to conduct a sale of property which is not in the custody of court. This is wrong. इसके लिए कमीशन इशू नहीं किया जा सकता है. कमीशन सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करने के लिए किया जा सकता है विच इज इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट. As provided in section 79 of the CPC, a suit by central government must be filed in the name of the President of India, Attorney General of India, Prime Minister of India और Union of India. So section 79 क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई सूट फाइल करना है तो किस नाम पे होगा? इन द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. For instituting a suit against the government or against a public officer in official capacity, the notice period under section 80 of CPC is how many months? 3 months, 2 months, 1 month, 15 days. So किसी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ अगर सूट फाइल करना है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ सूट किस रिस्पेक्ट में फाइल करना है, विद रिस्पेक्ट टू हिज एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी. सो सिर्फ ऑफिशियल कैपेसिटी के जो एक्ट्स हैं उनके ऊपर ही ये प्रोविजन अप्लाई करता है पब्लिक ऑफिसर के रिस्पेक्ट में. अगर उसने पर्सनल एस्पेक्ट में अगर कोई काम किया है तो उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा. फाइन. सो कितने मंथ का नोटिस जो है बेसिकली दिया जाएगा अगर गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी के एक्ट के खिलाफ अगर कोई सूट फाइल करना है? So a notice has to be given for 2 months prior to institution of suit. This is period is given under section 80. So 2 महीने का नोटिस जो है, नोटिस दिया जाएगा 2 महीने पहले. In a suit which relates to a railway, the authority to be named as plaintiff or defendant shall be the general manager of the railway, secretary of the central government, collector of the district or union of India. So रेलवे के खिलाफ अगर केस फाइल करना है तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का नाम क्या होगा? किसके नाम पे वो सूट फाइल किया जाएगा? द जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे. प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80 ऑफ CPC आर मैंडेटरी, डायरेक्टरी, डिस्क्रिशनरी और नन ऑफ द अबव. सो सेक्शन 80 बेसिकली क्या बात करता है? नोटिस की, कि जब भी आप सरकार के खिलाफ या किसी पब्लिक ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी अगर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ अगर आप सूट फाइल करते हो तो आपको 2 महीने का नोटिस देना होगा. और ये जो प्रोविजन है बेसिकली नोटिस का, ये किस तरह का प्रोविजन है? वेदर इट इज मैंडेटरी, डायरेक्टरी और डिस्क्रिशनरी. सो दिस प्रोविजन इज मैंडेटरी. अगर नोटिस नहीं दिया तो सूट डिसमिस हो जाएगा. Which of the following is a true statement in relation to section 80 of CPC? A suit without service of notice can be instituted generally with the leave of the court. A suit without service of notice can be instituted in case of urgent or immediate relief with the leave of the court. In cases of urgent or immediate relief where leave to institute the suit without service of notice has been granted, interim or otherwise ex parte relief can be granted. No suit under section 80 can be instituted without the compliance of the requirements of notice. So section 80 के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो इन सब ऑप्शंस को 1 by 1 हम देखते हैं. ऑप्शन डी क्या कहता है? नो सूट अंडर सेक्शन 80 कैन बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ नोटिस. बात तो सही है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है?
अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ के केस में हो सकता है, ठीक है। सो हालांकि अगर इससे बेहतर हमें कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये आंसर भी हो सकता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, इन केसेस ऑफ अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ वेयर लीव टू इंस्टीट्यूट द सूट विदाउट सर्विस ऑफ नोटिस हैज बीन ग्रांटेड, इंटरिम और अदरवाइज एक्स पार्टी रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। Then option A is a suit without service of notice can be instituted generally with the leave of the court. यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है जनरली, क्या जनरली हर केस में हम विद लीव ऑफ द कोर्ट बिना नोटिस के सूट फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जनरली हम इवन विद द लीव ऑफ द कोर्ट वी कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट without serving the notice. Then option B is a suit without service of notice can be instituted in cases of urgent or immediate relief with the leave of the court. So यहाँ पे ये statement सही है, ये statement generally सही है, लेकिन इन दोनों में से अब हमें choose करना है कि better option कौन सा है। So यहाँ पे ये जनरल रूल है, लेकिन जब यहाँ पे इसने खुद अपना एक एक्सेप्शन ऑलरेडी मेंशन कर दिया है और क्लियर है वो ऑप्शन कि अगर अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ है तो विद लीव ऑफ द कोर्ट द person can institute the suit even without notice. So the most appropriate option amongst these all is option B. So the answer would be option B. Then provisions of section 80 of CPC are binding on the court of a civil judge, the court of district judge, all the high court or all of the above. So section 80 के जो provision है, जो notice का provision है, वो सब courts के ऊपर equally apply करता है, ठीक है। तो वो चाहे बेशक हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज है या फिर सिविल जज है, सब के सब के ऊपर जो है नोटिस का ये प्रोविजन अप्लाई करेगा। A suit to obtain an urgent or immediate relief against the government or any public officer may be instituted in respect of an act purporting to be done by the public officer in his official capacity without serving any notice under section 80 clause 1 of CPC, after due service under section 80 clause 1 of CPC, with the leave of the court without serving any notice under section 80 clause 1 of CPC. So in case of urgent or immediate relief, the suit may be instituted against the government or public officer in his official capacity even without serving notice under section section 80 clause 1, but with leave of the court. So the correct option is option C, with the leave of the court without serving any notice under section 80 clause 1, ठीक है। यहाँ पे लीव ऑफ कोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ में आपको बिना नोटिस के रिलीफ चाहिए तो। वेयर अ डिक्री इज पास्ड अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और अ स्टेट फॉर द एक्ट डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑफिसर कंसर्न्ड अंडर सेक्शन 82 CPC, execution shall be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of how many months? 3 months, 6 months, 1 year, 2 year. So जब गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ डिक्री पास होती है तो वो डिक्री कब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है? जब तक वो कितने महीने के लिए अनसेटिस्फाइड रहे। सो पहले तो हम जो है गवर्नमेंट को टाइम देंगे या उस पब्लिक ऑफिसर को जिसके ऑफिशियल कैपेसिटी में वो सूट फाइल किया गया था जिसके एक्ट के लिए, वो अगर उस डिक्री को कितने महीने के लिए अनसेटिस्फाइड छोड़ देते हैं तब जो है आप एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। द आंसर इज ऑप्शन ए, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। सो 2 months का नोटिस है, सूट फाइल करने से पहले आपको 2 months का नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को या पब्लिक ऑफिसर को, और एग्जीक्यूशन के केस में भी 3 months तक अगर अनसेटिस्फाइड रहती है डिक्री तो आप उस 3 महीने के बाद ही एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि एग्जीक्यूशन में 3 महीने का टाइम दिया हुआ और नोटिस में 2 महीने का। अंडर विच प्रोविजन ऑफ CPC एन एम्बेसडर कैन बी सूड? सेक्शन 86, सेक्शन 88, सेक्शन 88A, और ही कैन नॉट बी सूड।
An ambassador can be sued under section 86 of CPC. So the answer is option A. सेक्शन 86 में एम्बेसडर को सू किया जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया कैन नेवर सू. एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया may sue with the permission of the central government. Alien enemies residing in India may sue with the permission of the state government in whose jurisdiction they are residing, or alien enemies can sue in any court. So इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? So alien enemies residing in India with the permission of the central government may sue. So यहाँ पे alien enemies who are residing in India with the permission of the central government they may sue. सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन यहाँ पे ज़रूरी है. देन अंडर सेक्शन विच सेक्शन ऑफ CPC डील्स विद सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट? ऑप्शन ए 88 सेक्शन 88, ऑप्शन बी सेक्शन 89, ऑप्शन सी सेक्शन 98, ऑप्शन डी सेक्शन 99. सो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट किस सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 89. प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरप्रीटर सूट आर कंटेन्ड इन ऑर्डर 34, सेक्शन 88, ऑर्डर 35, बोथ बी एंड सी. सो इंटरप्रीटर सूट का प्रोविजन CPC में कहाँ दिया हुआ है? दिस प्रोविजन इज गिवन अंडर section 88 and order 35 of CPC. Order 35 deals with interpreter suits. 3 plus 5 is 8, 8 8 88. ठीक है. सो दोनों में एक और 8 हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये इंटरप्लीडर सूट का सेक्शन. इंटरप्लीडर सूट इज अ सूट बिटवीन द टू एडवोकेट्स, बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट प्लीडर एंड द स्टेट गवर्नमेंट प्लीडर, instituted by a person who has no interest in the subject matter, instituted by a person who has interest in the subject matter. So interpleader suit is a suit which is instituted by a person who has no interest in the subject matter. subject matter में इस बंदे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका सिर्फ पेमेंट ऑफ मनी में इंटरेस्ट है, विच ही इज विलिंग टू पे. सब्जेक्ट मैटर में इसका कोई इंटरेस्ट एज सच नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? नो सूट नॉट इन्वॉल्विंग अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ मे बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट आफ्टर सर्विंग अ नोटिस ऑफ 2 months. A decree against the Union of India may not be executed unless it remains unsatisfied for a period of 2 months. Both A and B are correct. Both A and B are incorrect. So statement 1 which says no suit not involving urgent or immediate relief. So ऐसा सूट जो अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ से रिलेटेड नहीं है, ऐसा कोई भी सूट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अगेंस्ट जो है इशू नहीं किया जाएगा without serving a notice of 2 months. This statement is absolutely correct and this is the most complete statement that we can think of. Then a decree against the Union of India may not be executed unless it remains unsatisfied for a period of 3 months. 3 महीने तक अगर unsatisfied रहती है तो उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो 3 महीने के बाद भी अगर वो अनसेटिस्फाइड है तो आप एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नोटिस 2 महीने का, एग्जीक्यूशन के केस में 3 महीने का टाइम पीरियड है. इफ द कोर्ट रेफर्स पार्टीज टू द सूट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर सेक्शन 89 of CPC, the plaintiff is entitled to refund of court fees, entitled to refund of court fees and interest thereon, not entitled to refund, entitled to partial refund of court fees. तो अगर कोर्ट जो है पार्टीज को अंडर सेक्शन 89 सेटलमेंट के लिए भेज देती है, देन द प्लेंटिफ विल बी एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ कोर्ट फीस, क्योंकि अब जो है कोई खर्चा ऐसा सच लगेगा ही नहीं. Whenever the suit is decided through any of the modes of settlement of dispute referred in section 89 of CPC, the plaintiff shall be entitled to refund of full amount
of court fees paid in respect of such plaint as per which section of the court fees act. So किस court fees act में भी ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई जो इशू है वो सेक्शन 89 के किसी भी मोड ऑफ सेटलमेंट के थ्रू अगर सेटल होता है तो उस केस में प्लेंटिफ को जो है कोर्ट फीस जो है कंप्लीट अमाउंट रिफंड हो जाएगा. सो कोर्ट फीस का कौन सा सेक्शन ये प्रोविजन बताता है? सेक्शन 11, सेक्शन 14, सेक्शन 15 और सेक्शन 16. सो सेक्शन 16 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ द parties go to any mode of settlement given under section 89, then the plaintiff is entitled to refund of full amount of court fees paid by him. The court under section 89 clause 1 of the CPC can refer the dispute for mediation or lok adalat, arbitration or conciliation, conciliation or mediation, or all of the above. So under section 89 the court can send the matter for any of the modes JM, AC, judicial settlement including lok adalat, mediation, arbitration or conciliation. Section 89 of CPC was inserted in which year? 1993, 1998, 1999, 2009. So section 89 जो है वो 1999 में इंसर्ट किया गया था. 1999 का अमेंडमेंट एक्ट था बट विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2002. एनफोर्सिबल कब हुआ? 1 जुलाई 2002 से. Which one of the following modes of settlement of disputes outside the court has been provided in section 89 of CPC? Arbitration, conciliation, negotiation, mediation. So इनमें से कौन सा मोड जो है वो सेक्शन 89 में एज अ मोड ऑफ सेटलमेंट दिया हुआ है? सो यहाँ पे वैसे ऑप्शन गलत है या यहाँ स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन तीनों ही मोड्स दिए हुए हैं, सिर्फ नेगोशिएशन नहीं है. सो द आंसर शुड हैव बीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इज not given under section 89. So negotiation is not one of the modes of settlement of disputes given under section 89. The provisions regarding friendly suits are given under which section? Section 90 order 36, section 88 order 35, order 34, order 33. So किस provision में friendly suits की बात की गई है? friendly suits को हम और क्या बोलते हैं? special suits. friends तो special ही होते हैं. सो फ्रेंडली सूट कह लो या स्पेशल सूट्स कह लो, एक ही बात है. ये स्पेशल सूट या फ्रेंडली सूट का प्रोविजन कहाँ पे दिया गया है? ऑर्डर 36, 36 का आंकड़ा इनमें नहीं है. दे आर फ्रेंड्स. 36 3 + 6 = 9, 9 0 90. सो ऑर्डर 36 सेक्शन 90 में. सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन इन respect of public nuisance under section 91 of CPC can be instituted by an individual without the leave of the court, an individual with the leave of the court, 2 or more persons without the leave of the court, or 2 or more persons with the leave of the court. So किसी भी इंसान के खिलाफ पब्लिक न्यूसेंस के केस में किसी भी इंसान के खिलाफ जो है सेक्शन 91 में जो है डिक्लेरेशन या इंजंक्शन का सूट कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है? ऑप्शन ए एन इंडिविजुअल विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, ऑप्शन बी एन इंडिविजुअल विद द लीव ऑफ द कोर्ट, 2 और मोर पर्सन्स विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, और 2 और मोर पर्सन्स विद द लीव ऑफ द कोर्ट. सो यहाँ पे इंडिविजुअल का ऐसा कोई भी राइट नहीं बनता है. पब्लिक न्यूसेंस के केस में ओनली 2 और मोर पर्सन्स, दैट टू विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कैन इंस्टीट्यूट द सूट. इनके अलावा कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है पब्लिक न्यूसेंस के केस में सूट? Advocate General, and Advocate General does not require leave of the court to institute suit for public nuisance. ठीक है, लेकिन 2 or more persons they will require leave of the court. Otherwise individual जो है even with the leave of the court cannot institute the suit. 2 या 2 से ज़्यादा लोग ही कर सकते हैं यहाँ पे. Who can file a suit under section 91 of CPC for public nuisance? Advocate General, any citizen, district magistrate, any 10 or more citizens. So
हु कैन फाइल सूट अंडर सेक्शन 91? एडवोकेट जनरल, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एनी सिटीजन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाता है। अब बात आती है एनी 10 और मोर सिटीजन, दे कैन ऑल्सो इंस्टीट्यूट बट दे विल रिक्वायर लीव ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो इनमें से मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, एडवोकेट जनरल कैन फाइल सूट अंडर सेक्शन 91। इन द केस ऑफ a public nuisance, a suit under section 91 of CPC for a declaration and injunction may be instituted by a person aggrieved, a person to whom special damage has been caused by reason of such public nuisance, with the leave of the court, two or more persons, even though no special damage has been caused to such persons, two or more persons to whom such special damage has been caused by reason of such public nuisance. सो सेक्शन 91 में पब्लिक न्यूसेंस के केस में हु कैन इंस्टीट्यूट द सूट? फर्स्टली द एडवोकेट जनरल, ही डज नॉट रिक्वायर लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक है, अपनी मर्जी से कर सकता है वो। इवन टू और मोर पर्सन्स कैन ऑल्सो इंस्टीट्यूट द सूट इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस बट दे विल रिक्वायर लीव ऑफ द कोर्ट, and they can, these two or more persons can file the suit even without any sort of special damage to themselves. So with the leave of the court, two or more persons, even though no special damage has been caused to them, can institute the suit under section 91. A suit in respect of public charities is provided under section 92, section 41, section 100, section 105. So section 92 provides the provision of suit in respect of public charities. The Supreme Court of India has laid down the law relating to alternative dispute resolution processes and section 89 of CPC in the case of Dinesh Kumar versus Yusuf Ali, Afcon International Limited versus Cherian Varki Construction Corporation, Bimlesh versus New Delhi Assurance Corporation, Standard Chartered Bank versus Noble Kumar. So this is a very important case, and this is a landmark judgment also by the Supreme Court of India, which provided the provision of alternative dispute resolution processes under section 89 of CPC. The name of the case is Afcon Infrastructure Limited versus Cherian Varki Construction Corporation. कई बार राजस्थान जुडिशरी में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है. Which of the following does not find a place under the provision of on section 94 CPC relating to supplemental proceedings? So इनमें से कौन सा supplemental proceeding नहीं है under section 94? Arrest before judgment, attachment before judgment, temporary injunction, appointment of executors. So क्या क्या है section 94 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में? ऑर्डर 38 के दोनों ही प्रोविजंस, अटैचमेंट एंड बिफोर जजमेंट, ऑर्डर 39 के दोनों ही प्रोविजंस, इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ऑर्डर 40 का प्रोविजन विच इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. ठीक है, तो ये 5 इंस्टेंसेस हैं. इनमें से कौन सा नहीं है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में? अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर्स. अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स जो है वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में आता है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर्स नहीं. Which of the following is not a supplemental proceedings? Grant of temporary injunction, appointment of a receiver, direction to a defendant to furnish security, or issuance of a commission. So issuance of commission is not a supplemental proceeding. Section 94 में जो है द पर्सन कैन बी आस्क्ड टू फर्निश सिक्योरिटी. अगर वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता है तो उस केस में उसको जो है अटैच कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, या अरेस्ट किया जा सकता है. तो पहली बात तो यही है कि उससे जो है सिक्योरिटी फर्निश कराने के लिए बोला जाता है. फाइन. So this is it for today's class. We will proceed with rest of the provisions in the next class. Till then, please keep studying, keep revising, and do take good care of your health as well. So health, being in good health should be one of your most important priorities during the preparation. Don't eat anything that can hamper your health. So this is it. Thank you.